Good morning, students. Today we will start the next topic in chemistry, that is chemical kinetics. This is a very small short chapter and so easy. What are the contents in the topic? We will read. First one is rate of reaction, that is average and instantaneous. Then factors affecting rate of reaction: concentration, temperature, catalyst, order and molecularity of a reaction. Then rate law and specific rate constant, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ. हाफ लाइफ हम पढ़ाएंगे किसके लिए? केवल जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. तो दिस वन इज द कंटेंट. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ. केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन. And kinetics means rate or speed. Means the chemical reactions which occurs at what rate or what speed. Now factors affecting rate of chemical reaction. What are the factors which affect the chemical reaction? Number first, that is concentration, temperature and catalyst. These are the main factors which affect the chemical reaction. Now rate law expression. First one is then rate law of expression. जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. विल रीड ऑल्सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. देन मॉलिक्यूलरिटी. मॉलिक्यूलरिटी एंड मॉलिक्यूलरिटी होगी आपका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं. तो दीज आर द बेसिक कंटेंट एंड फैक्टर्स है आपके कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. नाउ व्हाट इज रेट? अगर इस टॉपिक के अंदर बात करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो किस रेट के आधार पर और कैसे हो रही है, ये हमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है. तो सबसे पहले चीज आती है व्हाट इज रेट. रेट क्या है? रेट मीन्स चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. चेंज ऑफ any quantity with respect to time. समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है किसी भी क्वांटिटी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं. एंड रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन एज वेल एज प्रेशर. कंसंट्रेशन किसके लिए होगा? अगर आपका सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस है. इफ यू हैव एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन डिपेंड करेगा किसके ऊपर? किसकी? कंसंट्रेशन. That depends upon the
कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट। व्हाट आर द रिएक्टेंट एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंड थिंग, इफ यू हैव ए गैस, अगर आपके पास गैस है तो वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। वो भी किसका? रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। आप ये साथ के साथ नोट डाउन करते चलें तो ये कंटेंट और जो इसका क्या है कॉन्सेप्ट है वो आपको साथ के साथ समझ में आता रहेगा। नाउ द चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर क्या होगा? कंसंट्रेशन के अंदर अगर एक्वा सॉल्यूशन है, प्रेशर के अंदर अगर क्या है आपकी गैस है, ये वाला मटेरियल आपको गैस है। द चेंज इन कंसंट्रेशन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगेन रिपीट कर देता हूं, द चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अंदर और किसके अंदर? प्रेशर के अंदर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और प्रेशर के अंदर किसके साथ साथ समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। लेट्स सी types of chemical reaction according to rate. What are the types of chemical reaction? Now types of chemical reaction, ठीक है जी, इसके आधार पर है, that is based on the according to rate, इसके आधार पर, रेट के आधार। ठीक, तो सबसे पहला आता है आपका वेरी फास्ट रिएक्शन। द फर्स्ट वन इज वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या होती है? विच फिनिश इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। बहुत सूक्ष्म समय के अंदर, जैसे आपने रिएक्टेंट किसी भी दो रिएक्टेंट को मिलाया और रिएक्शन तुरंत हो गई, दैट्स कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। यानी उनका जो रेट है वो क्या है? बहुत अधिक है, इसलिए उनको वेरी फास्ट रिएक्शन हम कह रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे आप लें हियर, इफ यू हैव सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, क्या मिलेगा जी? जैसे ही आप NaCl एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लोगे, सॉल्यूशन लोगे NaCl का, उसमें जैसे ही आप AgNO3 को डालेंगे तुरंत क्या बना लेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और क्या बनता है आपका? सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है? आप यदि आप देखें इसको आयनों के अंदर क्या करते हैं? ब्रेक कर दें, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स भी हो रहा है, दैट इज Ag प्लस और NO3 माइनस। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ, और इसका जो नेगेटिव है उसके पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? बनाएगा प्रोडक्ट आपका AgCl, और क्या बनाएगा? NaNO3 बनाएगा। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज वेरी फास्ट रिएक्शन। नाउ वेरी स्लो रिएक्शन, सेकेंड वन इज वेरी स्लो रिएक्शन, यानी जिनको होने में क्या लगे? विच कंप्लीट इन वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसको क्या लगता है? बहुत समय लगता है होने में, यानी क्या लेता है? लंबा समय। यहां पर जो होगा लॉन्ग पीरियड होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। ठीक, क्या होती है डेफिनेशन? विच कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम इज कॉल्ड मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। एग्जाम्पल है आपका
बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। ठीक है जी। और जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं बायोकेमिकल रिएक्शन का बताता हूं, दूध का फटना। और मॉलिक्यूलर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एक रिएक्ट करता है इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, टू फॉर्म अमोनिया, और क्या बनाता है, एक एग्जांपल दिया आपके सामने, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। ठीक है जी। तो यहां पे क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके और अमोनिया के क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, लेट्स सी कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। Let's see calculation of rate of reaction. अब next topic है हमारा calculation of rate of reaction. We have a equation A. A is the reactant, whereas B is the product. How we can calculate a rate of reaction for a chemical reaction? और स्टोकियोमेट्री इसकी दी हुई है 1 when the stoichiometry is similar. यहाँ भी 1 यानी 1 ही मॉलिक्यूल है इसका, और 1 ही मॉलिक्यूल हमें क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है। तो स्टार्टिंग के अंदर इसकी कंसंट्रेशन चेक करते हैं when the time is 0. स्टार्टिंग में एट स्टार्टिंग पॉइंट when the time is 0 the concentration of the reactant is A0. तो प्रोडक्ट क्या होगा, यानी शुरू में जब अभिक्रिया रिएक्शन नहीं हुई है तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, हमने ली A0। कब, T समय के ऊपर, T जब टाइम कुछ भी नहीं है, अभिक्रिया शुरू अभी नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट हमें कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान रखें, हमें अभी यहाँ प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं हुआ है। जब अभिक्रिया होती है, हमने टाइम लिया आफ्टर टाइम T, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, हमने दोनों के लिए क्या लिया, ये चूंकि T समय पर मिल रहा है, हमने इसलिए रिएक्टेंट को AT के द्वारा और प्रोडक्ट को किसके द्वारा, VT के द्वारा शो किया है। तो हमें प्रोडक्ट जो मिला, यानी आफ्टर टाइम T वी गेट X। तो यहां से क्या कम हो जाएगा, यानी जो हमारे पास ये जो अमाउंट था, इस वजह से ये X क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इतना रिएक्टेंट हमारा खर्च हो गया। क्लियर। नाउ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, पहले हम क्या देखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, कि ये A किस रेट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दैट इज डिपेंड अपॉन द, दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम T। नाउ क्या आ जाएगा, डेल्टा A अपॉन T। तो रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट कभी भी क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, माइनस। ठीक है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अभी ध्यान रखें, यहां चूंकि नेगेटिव आएगा इसलिए एरिया देखो, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T क्या आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम T, दैट इज डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। चूंकि हम पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। डेल्टा A की वैल्यू जो आई A0 माइनस AT माइनस A0, AT में से हम क्या करेंगे, A0 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसमें से इनिशियल वाली कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे, और टाइम T कितने समय में वो चेंज हो रहा है, दैट इज T माइनस 0। तो क्या आ जाएगा, A0 माइनस X माइनस A0, AT की वैल्यू A0 माइनस X, A0 माइनस X पुट कर दें, माइनस A0 से A0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया, दैट इज माइनस, आ रहा है ना माइनस। तो कभी भी हमने पहले लिखा है यहाँ, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस साइन लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, X अपॉन T, ये किसमें आएगी वैल्यू, प्लस में आएगी। दिस वन इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। नाउ
रेट कैन नॉट बी निगेटिव, सो इन द केस ऑफ रिएक्टेंट, हमेशा ध्यान रखेंगे, इन द केस ऑफ रिएक्टेंट निगेटिव साइन मस्ट बी इन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। आपने अपनी तरफ से नेगेटिव साइन को लेकर के चलना है, तब जाकर के क्या आएगा आपका ये जो आंसर है रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। यहां बहुत ये पॉइंट आपको अपने ध्यान रखना। क्लियर? रेट ऑफ डिसअपियरेंस इन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर्मूला, ये आ गया आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस। नाउ वी विल कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी प्रोडक्ट बी आफ्टर केमिकल रिएक्शन आफ्टर टाइम टी कितना गेन हुआ, अभी उसको देखते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यह आ गया आपका रेट ऑफ अपीयरेंस यानी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है किसको, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टी, ये इंडिकेशन है। इससे इस फॉर्मूला के द्वारा हमने यहाँ एक्सप्रेस किया, ये एक्सप्रेस कर रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हुआ, पहले वाली इक्वेशन मैंने रफ कर दिया लेकिन आपके पास है, तो क्या आ जाएगा बीटी माइनस जीरो और टाइम टी माइनस जीरो। बीटी माइनस जीरो मतलब बीटी अपॉन टी, और बीटी को हमने क्या लिया था, एक्स माना था, तो क्या आ गया एक्स अपॉन टी। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, आर को आर कहते हैं, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ, ये किसके केस में, ए के केस में, माइनस जी ए अपॉन डी टी। माइनस साइन इंडिकेट करता है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव नहीं होगा, दैट इज डी बी अपॉन डी टी, और क्या आ गया फाइनल एक्स अपॉन टी। तो ये क्या है, दिस इज द वे बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। और ये उस केस में है तब हमें क्या दिया हुआ है, हमने स्टोकियोमेट्री जो ली थी, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स थे वो दोनों तरफ क्या थे, एक एक थे। ठीक है जी। नाउ आगे देखते हैं, जब स्टोकियोमेट्री हमारी, सेकंड केस देखते हैं, स्टोकियोमेट्री हमारी क्या है, चेंज है। लेट्स सी, दिस वन इज द सेकंड केस व्हेन द स्टोइकियोमेट्री इज डिफरेंट। ए के दो मॉलिक्यूल हैं, जबकि हमें यहां पर प्रोडक्ट में बी के 3 मिल रहे हैं। तो सेम वही, जब हमारे पास रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है टाइम जीरो पर, इसका जो कंसंट्रेशन है वो A0 है, और यहां हमें कुछ मिला नहीं, इसलिए इसका कंसंट्रेशन क्या है, 0 है। आफ्टर टाइम टी इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा A0 माइनस 2x। ठीक है जी। और Bt जो कंसंट्रेशन है B का, दैट इज इक्वल टू 3x। क्यों, क्योंकि हमें x मिल रहा था। अब यहां पर क्या है, हमें सिर्फ किसका ध्यान देना है, यहां पर स्टोकियोमेट्री जो दी हुई है उसका ध्यान देना है। ठीक है जी। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि ये यहाँ क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये किसके ऊपर है, इस गिवन स्टोकियोमेट्री के ऊपर है। सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा देंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, पहले केस के अंदर आ जाएगा आपका माइनस डेल्टा ए अपॉन टी। हमने बताया क्या लेके चलेंगे, माइनस, तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको, रेट ऑफ चेंज पर टाइम, क्या आ जाएगा एटी माइनस A0, यानी टी समय के अंदर क्या है, आफ्टर टी टाइम टी एटी माइनस A0 अपॉन टी माइनस 0। 80 की वैल्यू आ गई आपकी A0 माइनस 2x, पुट कर दिया A0 माइनस 2x अपॉन A0 माइनस 2x माइनस A0 अपॉन टी। A0 से A0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, माइनस 2x अपॉन टी, मल्टीप्लाई करने के तो आ जाएगा 2x अपॉन टी। यानी जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है वो आपका क्या आ रहा है, ये कैलकुलेटर पर क्या आ रहा है, 2x अपॉन टी। नाउ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन टी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसको इंडिकेट कर रहा है ये भी रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज 3x माइनस 0। 3x में से क्या माइनस कर देंगे 0, और टाइम है t माइनस 0, आ जाएगा आपका 3x अपॉन टी। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन ROR, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू ये आएगी 1/2, स्टोकियोमेट्री को लेकर ले लेंगे साथ में। ठीक है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ए की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, कितनी आई थी 2x अपॉन टी, 2 से
दो कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी x अपॉन टी, ऐसे यहाँ 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी 3x अपॉन 3t, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी x/t। ठीक है जी। तो यानी आपने क्या देखा कि स्टोकियोमेट्री को यदि हम क्या ले रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर। नाउ कैलकुलेशन फॉर ए, ये तो क्या था, हाइपोथेटिकल इक्वेशन थी। अगर आपको कोई इक्वेशन दी हो, जैसे अमोनिया बनाने की हैबर प्रोसेस है, तो अमोनिया बनाने की हैबर प्रोसेस में क्या होते हैं, व्हाट आर द रिएक्टेंट एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट, यू नो वेरी वेल, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर द प्रोडक्ट एंड अमोनिया रिएक्टेंट एंड अमोनिया इज द प्रोडक्ट। तो उसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसका कैलकुलेशन और देखते हैं। लेट्स सी। Here is a equation that is Haber process of ammonia when nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia। ये अमोनिया बनाने की क्या है, हैबर विधि है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के हम यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यहाँ पर ये क्या है, नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन बोथ आर द रिएक्टेंट वेयर एज अमोनिया इज द प्रोडक्ट। क्लियर। तो नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, माइनस क्या है, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन क्या है, मस्ट है, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि यहां पर स्टोकियोमेट्री का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी हमने दो इक्वेशंस के द्वारा देखा, एक जनरल इक्वेशन जो हमने जिसके अंदर रेशो स्टोकियोमेट्री का क्या था, 1:1 था, और दूसरी वाली में क्या था, 2:3 था। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। देन सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, इसका क्या निकालेंगे, अपीयरेंस निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन आएगा, दैट इज डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा इस केस में, रिएक्टेंट है अमोनिया, तो माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर कोफिशिएंट इसका स्टोकियोमेट्री हाइड्रोजन का दिया हुआ है 3, आ जाएगा -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। सिमिलरली इन द केस ऑफ अमोनिया क्या आएगा, पॉजिटिव साइन 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। सो दिस वन इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। नाउ अनदर एग्जांपल, this is the formation of sulfur trioxide from sulfur dioxide. Equation is SO2 that is in gaseous state plus half O2 also in gaseous state to form SO3 that is also in gaseous state. So इसके लिए हमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2, rate of disappearance of O2 and rate of appearance of SO3, then we will calculate the rate of reaction. So first rate of disappearance of SO2 that is equal to माइनस साइन आएगा, माइनस मस्ट है, इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग में बिठा करके रखें, माइनस डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा T that is rate of disappearance of oxygen that is equal to माइनस डेल्टा O2 upon delta T and rate of appearance of SO3 is equal to plus delta SO3 upon delta T, and now rate of reaction in the case of SO2 that is delta SO2 upon delta T is equal to, अब चूंकि यहाँ पे स्टोकियोमेट्री क्या है, 1/2 है, जब आप उसको 1/2 को नीचे लिखोगे तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो 2 डेल्टा O2 upon delta T that is in the case of this, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर, and for SO3 that is delta plus SO3 upon delta T. So
यहाँ हमने देखा कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफरेंट इक्वेशंस यदि हमको दी हुई है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे इनका देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट। हम इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है जो आ रहा है रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में हमको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर द थ्री मीडियम। फर्स्ट वन इज एवरेज रेट, सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट एंड द थर्ड वन इज इनिशियल रेट। लेट्स सी। Now, types of representation of rate. The first one is average rate. पहला क्या है आपका एवरेज रेट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्शन के अंदर दो ही चीजें हैं, इसका देखेंगे रिएक्टेंट और व्हाट इज इन द केस ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो ग्राफ शो हो रहा है आपका वो रिएक्टेंट के लिए है। मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया है टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर आपका आ गया कंसंट्रेशन। T1 के ऊपर जब T1 टाइम है कंसंट्रेशन दिया हुआ है C1 और जब T2 टाइम है तो कंसंट्रेशन है आपका C2। यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे C2 इज लेस देन C1 तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है जी। अब इनिशियली हमको इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर, ये आपका आ गया इनिशियल पॉइंट जहां पर T की वैल्यू क्या है 0 दैट इज T1 और this one is T2. In the case of reactant it will decrease. reactant के केस में क्या होगा ये घटेगा। देखेंगे कंसंट्रेशन है C1 किस टाइम के ऊपर है T1 के ऊपर है तो आपने यहाँ क्या लिया इस ग्राफ को यहाँ इससे इसको मैच कर दिया और C2 के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है आपकी T2 है। तो इसके लिए यदि आप ये इनिशियल पॉइंट इसका ये है A0 तो आप अगर यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप क्या होगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमको प्राप्त होगा। ये जो स्लोप है यही रिएक्टेंट की एवरेज रेट को क्या कर रहा है शो कर रहा है, जो यहाँ पर ये हमने क्या किया है शो किया है। सिमिलरली इन द केस ऑफ प्रोडक्ट, चूंकि अब दूसरी बात क्या है कि रिएक्टेंट क्या होगा अभिक्रिया में कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट क्या होगा हमें मिलेगा, इसलिए रिएक्टेंट के लिए जो एवरेज रेट होगा इसका वो क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा, जबकि इन द केस ऑफ प्रोडक्ट इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट के केस में C1 पर कंसंट्रेशन को T1 और C2 पर कंसंट्रेशन आपका गिवन है T2 देन डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 और ये किसके अंदर होगा एक फाइनाइट टाइम के अंदर होगा कंसंट्रेशन। यहाँ पर भी हमने वही लिया T को x एक्सिस के ऊपर नोट किया और C को y एक्सिस के ऊपर नोट किया। C1 के ऊपर कंसंट्रेशन आपके T1 है तो ग्राफ को अगर आप इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे तो क्या मिलेगा एक अपवर्ड ग्राफ आपको नजर आएगा। दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट। नाउ सेकंड इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम ये जो ग्राफ होते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में, यानी अगर हमें क्या दिया हुआ है रेट एट ए पर्टिकुलर टाइम तो क्या चेंज होगा। नाउ इन द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, यानी रेट एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी एक निश्चित समय दिया हुआ है तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में क्या होगा इनका पर्टिकुलर रेट क्या होगा, यानी डेल्टा C अपॉन डेल्टा T दैट इज इक्वल टू डेल्टा DC अपॉन डेल्टा T। लेट T इज क्या दिया हुआ है पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये जो स्लोप आएगा ये जो स्ट्रेट लाइन है, यानी यहां हमने T लिया टेम्परेचर एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट के केस में चूंकि रिएक्टेंट क्या होगा कंज्यूम होगा तो जो ग्राफ आएगा वो नीचे की तरफ जो स्लोप होगा ये क्या करेगा किसको शो करेगा, ये स्लोप ऑफ लाइन है, यही स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी किसको चेंज करेगी रेट को क्या होगी शो करेगी। रेट स्लोप ऑफ लाइन चेंज इन कंसंट्रेशन रेट और वो किसके बराबर होगी दैट इज इक्वल टू DC अपॉन dt। क्यों, क्योंकि ये टाइम क्या हुआ है टाइम क्या है पर्टिकुलर टाइम है। सिमिलरली इन द केस ऑफ प्रोडक्ट हमने क्या लिया वही टेम्परेचर को x एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन को y एक्सिस के ऊपर लिया है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। अब यहाँ क्या होगा चूंकि यहाँ जो देखो दोनों के अंदर चेंज है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो यहाँ शो किया हुआ है नीचे शो किया हुआ है, क्योंकि जो आपका रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कंज्यूम कंजप्शन की तरफ बढ़ रहा है
और यहाँ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के केस में भी जो स्लोप है यानी इंक्रीजिंग डायरेक्शन के अंदर आएगा, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, जो स्लोप ऑफ लाइन है वो किसको, डीसी अपॉन dt को इंडिकेट करेगी। तो लेकिन ये कैसा होगा, एक इंक्रीजिंग कर्व के रूप में होगा। ये क्या है, ये डिक्रीजिंग कर्व के रूप में है। तो इस केस के अंदर भी जब एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया हुआ है, कैसा है आपका रेट एट ए पर्टिकुलर टाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, तो हम उनके लिए रेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन दो ग्राफों के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा बचता है आपका इनिशियल रेट। ठीक है जी, इनिशियल रेट यानी जब केमिकल रिएक्शन क्या है जी, शुरू हुआ है, तो टाइम क्या होगा, 0 होगा। तो रेट एट टाइम t, जब टाइम ही आपका 0 है तो रेट क्या आ जाएगा, दैट इज dc अपॉन dt। जब dt की वैल्यू 0 है तो रेट भी क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से, यानी यहां देखा हमने टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट। पहला केस था एवरेज रेट, दूसरा केस था इंस्टेंटेनियस रेट, और थर्ड वन इज व्हेन इनिशियल रेट, जब आपको क्या है, टाइम क्या दिया हुआ है, जब केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ है, यानी टाइम क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल 0 है, तो उस समय जो रेट आएगा आपका वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस पहले पार्ट के अंदर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर केवल इतना ही। सेकंड पार्ट भी आज आपको 2 पार्ट मिलेंगे, 2 वीडियो मिलेंगी, और एग्जाम के अंदर मैंने उतना ही सिलेबस रखा है जितना मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन आज तक मैं कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन उस एग्जाम के अंदर आपको मिलेंगे PT2 के सिलेबस के अंदर। अभी इसमें आपका सिर्फ क्या रह जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से हैं वो भी डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर वो सब आने वाला है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और मॉलिक्यूलरिटी, उसको भी मैं देखता हूं। कुछ पोर्शन जो रह जाएगा वो एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर, तो आप इसको अच्छे से देखें, नोट करें, और इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें। ओके, थैंक यू।